given here. Let us just read it together and understand the meaning of this saying. कोयरुक, 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 हितभुक, मितभुक, ऋतुभुक. कोयरुक मतलब कौन निरोगी है, who is healthy. So कौन निरोगी होगा, जो इस 3 तरीके को फॉलो करेगा. पहला हितभुक मतलब who eats food that is wholesome, जो शरीर को जरूरत है सभी पोषक तत्व से युक्त खाना खाएगा, उसका शरीर हमेशा निरोगी रहेगा. मितभुक मतलब इन मॉडरेट क्वांटिटीज, ना ज्यादा खाना खाएगा ना कम, उसका शरीर निरोगी रहेगा. और ऋतुभुक मतलब ऋतु के हिसाब से, सीजन के हिसाब से जो चीजें उस सीजन में उगती हैं वो खाई जाए तो हम निरोगी रहेंगे. सो एन अप्रोप्रिएट फॉर द सीजन, टाइम एंड प्लेस, जगह के हिसाब से, सीजन के हिसाब से, ना कम ना ज्यादा खाना खाने वाला, और ऐसा खाना जिसमें सभी पोषक तत्व हो, अगर हम खाएं तो हम निरोगी रहेंगे. ओके, अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं. मेदू एंड मिष्टी रीड थॉट ऑफ द डे ऑन स्कूल नोटिस बोर्ड एवरी डे. टुडेज थॉट अन्नेन जातानि जीवंती makes them curious. Mishti tells Medu that it is a Sanskrit saying which means food gives life to living beings. यहाँ पर आप देख सकते हैं आज का विचार, थॉट ऑफ द डे, अन्नेन जातानि जीवंती. व्हाट डज इट मीन्स? ये जो थॉट है ये तैतरीय उपनिषद से लिया गया है. उपनिषद एक बुक है जिसके बारे में आप आगे की क्लासेस में या आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे. इस बुक से ये लिया गया है थॉट. इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर मिष्टी बताती है कि इसका मतलब है फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स. खाना जो है जीव को जीवन देता है, खाने की वजह से हम लोग जीवित रहते हैं. कैसे? सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेइंग. इस सेइंग का, ये जो कहावत अभी हमने सुनी कि अनेड़ जातानी जीवंती, इसको कैसे हम देख सकते हैं रियल लाइफ में. सो चलिए आगे देखते हैं एक्टिविटी के थ्रू. व्हाट डू वी ईट, क्या हम खाते हैं. सो लेट अस रिकॉर्ड करना है क्या. ऑल ऑफ अस ईट फूड एवरी डे. फूड इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर डेली लाइफ. लिस्ट द फूड आइटम्स यू हैव कंज्यूम्ड ओवर द वीक इन टेबल 3.1. सो हम सभी लोग अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं, तो आपने लास्ट वीक में याद करना है आपने क्या क्या खाया और यहाँ टेबल में आपको मेंशन करना है. जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि मंडे को दाल चावल, ट्यूसडे को पूरी सब्जी, वेडनेसडे को राजमा चावल, थर्सडे को इडली सांभर, फ्राइडे को डोसा, सैटरडे को कढ़ी चावल, संडे को दाल रोटी. ये मैंने एग्जाम्पल दिया, आपको जो भी याद आए, आप जो भी रिकॉल कर पाए वो आप यहाँ पर लिखेंगे. अब आगे देखते हैं. व्हाट ऑब्जर्वेशन कैन यू मेक अबाउट योर फूड फ्रॉम द डेटा कलेक्टेड इन टेबल 3.1. डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड इन एवरी मील और डू योर चॉइसेस वरी. सो आपको यहाँ बताना है कि जो भी आपने ऑब्जर्वेशन किया उससे आपको क्या निष्कर्ष निकलता है. क्या आप रोज एक ही खाना खाते हैं या फिर अलग अलग खाते हैं. कंपेयर योर लिस्ट विद दोज प्रिपेयर्ड बाय योर फ्रेंड्स. फाइंड सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन फूड कंज्यूम्ड बाय यू एंड योर फ्रेंड. आपको अपनी लिस्ट को जो भी आपने बनाई है अपने फ्रेंड के साथ कंपेयर करना है और देखना उसमें सिमिलैरिटीज क्या है और अलग अलग चीजें क्या है, डिफरेंसेस क्या है. ओके, व्हाट डिड यू फाइंड. रिकॉर्ड योर फाइंडिंग इन योर नोटबुक. जो भी रिकॉर्ड करेंगे वो आप नोटबुक में लिखेंगे. यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज अ वैरायटी इन द फूड ईटन बाय यू एंड योर फ्रेंड्स. आप देखेंगे कि आपके फ्रेंड्स और आप जो खाना खाते हैं उसमें बहुत सारी विभिन्नता है, अलग अलग प्रकार के डिशेस हैं. नाउ डू यू थिंक दैट सच डाइवर्सिटी इन फूड एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री. ये जो फूड की अलग अलग हमने वैरायटी देखी, तो आपको क्या लगता है इंडिया के हर स्टेट में ऐसी वैरायटी है. तो चलिए समझते हैं फूड इन डिफरेंट रीजन, अलग अलग इलाके में कैसा फूड मिलता है. सो एक्टिविटी है, लेट अस एक्सप्लोर. फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड एंड क्रॉप्स ग्रोन इन वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया. अलग अलग स्टेट्स में कौन से क्रॉप्स यानी फसल उगाई जाती है, वहां का ट्रेडिशनल खाना क्या है, ये पता करेंगे. यू मे रेफर टू बुक इन योर लाइब्रेरी, सर्च द इंटरनेट एंड इंटरैक्ट विद योर फ्रेंड, फैमिली एंड नेबर्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन. आप नेट की सहायता ले सकते हैं या फिर अपने नेबर से पूछ सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. इन टेबल 3.2 add more states and fill the collected data. A few examples are already done. So table 3.2 some traditional food items in various state of India. इंडिया के अलग अलग स्टेट में कौन से वहाँ के ट्रेडिशनल फूड आइटम है, इनके बारे में चार्ट दिया हुआ है जिसमें स्टेट का नाम दिया है. लोकली ग्रोन क्रॉप्स मतलब वहाँ पर कौन कौन सी फसल उगाई जाती है. ट्रेडिशनल फूड आइटम्स ईटन, कौन सा भोजन वहाँ का ट्रेडिशनल फूड आइटम है वो बताया गया है. और बेवरेजेस मतलब होते हैं लिक्विड ड्रिंक्स जो आप पीते हैं. सो पहला है पंजाब, यहाँ पर मेज, वीट, चिकपी, पल्सेस, मकई, गेहूं, चना, दाल, इनकी फसल उगाई जाती है. और यहाँ पर क्या है ट्रेडिशनल फूड, मक्की दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर, ये सब यहाँ ट्रेडिशनली खाया जाता है. और बेवरेजेस यानी पीने के लिए वो लोग क्या यूज करते हैं, लस्सी, छाछ, बटर मिल्क या फिर मिल्क और टी.
फिर कर्नाटका में राइस, रागी, उड़द, कोकोनट ये फसल उगाई जाती है। इडली, डोसा, सांबर, कोकोनट चटनी, रागी, मुद्दे, पल्या, रसम, राइस ये सब वहाँ का ट्रेडिशनल फूड है। बटर मिल्क, कॉफी, टी ये सब बेवरेजेस हैं। देन मणिपुर में राइस, बैम्बू, सोयाबीन ये सब फसल उगाई जाती है। राइस, एरोम्बा, एरोम्बा मतलब चटनी, उती, येलो पीस एंड ग्रीन अनियन करी, सिंगजू एंड कांगसोई। तो मणिपुर के ये सारे ट्रेडिशनल फूड आइटम है। सॉरी इफ आई एम मिसप्रोनाउंसिंग एनी नेम, ओके। देन बेवरेजेस क्या है, ब्लैक टी। ऐसे हमें और स्टेट्स का बताना है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, बिहार, यहाँ के लोकली ग्रोन क्रॉप्स है राइस, पल्सेस, लिट्टी चोखा यहाँ का ट्रेडिशनल फूड आइटम है। वैसे तो बहुत सारे फूड आइटम है, मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। ऐसे बेवरेजेस पीने में वो लोग बटर मिल्क, छाछ ये सब यूज करते हैं। तो ऐसे ही आप अपने अपने स्टेट्स का कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम लोग जान सके कि कौन कहाँ से है और वहाँ का ट्रेडिशनल फूड आइटम क्या है, राइट। नाउ नेक्स्ट है, व्हाई डू वी सी सच डाइवर्सिटी इन ट्रेडिशनल फूड कंज्यूम्ड इन वेरियस स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री में अलग अलग राज्य में इतनी सारी डाइवर्सिटी क्यों है फूड आइटम में। एनालाइज द डेटा कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 3.2, आर देयर फूड आइटम्स दैट आर कॉमन अक्रॉस मेनी स्टेट्स, मेक अ लिस्ट ऑफ दोज फूड आइटम्स, you may find that some food items are common in many states while some are eaten only in a particular state। आपने जो डेटा अभी लिखा, आप देखेंगे कि कुछ भोजन तो ऐसा है कि सभी स्टेट्स में या बहुत सारे स्टेट्स में कॉमन है। जैसे कि राइस ले लीजिए, रोटी ले लीजिए, ये तो बहुत जगह पर खाया जाता है। लेकिन कुछ स्पेशल फूड आइटम्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर एरिया में ही खाया जाता है, राइट। सो ये आपको लिस्ट बनानी है कि कौन सी चीजें सेम है जो बहुत सारे स्टेट्स में खाई जाती है। What relation do you find between the traditional food item and the locally grown crop? You must have observed that traditional food of any state is usually based on the crops grown in that state। आपको क्या एक रिलेशन दिखता है कि जो भी उस रीजन का लोकली ग्रोन क्रॉप है, सो इसी लोकली ग्रोन क्रॉप से वहां का ट्रेडिशनल फूड आइटम भी रिलेटेड है। मतलब इसी अनाज को यूज करके वो लोग ट्रेडिशनल फूड आइटम बनाते हैं। सो इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री विद डाइवर्स सॉइल एंड क्लाइमेट टाइप। Various crops are grown in this different region depending on the soil types and climatic condition। So ये जो अलग अलग फूड आइटम आप देख रहे हैं या लोकली ग्रोन क्रॉप्स आप देख रहे हैं, क्यों है? क्योंकि इंडिया में बहुत सारी टाइप्स की मिट्टी मिलती है अलग अलग रीजन में, और बहुत सारे टाइप के क्लाइमेट्स आप फील करेंगे। सो सॉइल के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से ये चेंजेस आते हैं फूड क्रॉप्स को उगाने में। इन वेरियस रीजन ऑफ इंडिया द चॉइस ऑफ फूड मे वेरी अकॉर्डिंग टू कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप इन दैट पर्टिकुलर रीजन, टेस्ट प्रेफरेंसेस, कल्चर एंड ट्रेडिशन। सो किसी भी रीजन का ट्रेडिशन कैसा है, वहाँ के टेस्ट प्रेफरेंस कैसी है, लोगों को कैसा खाना पसंद है, उस जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, ट्रेडिशनल कल्चर कैसा है, सो ये सब डिपेंड करता है कि वहां पर कौन सी क्रॉप उगाई जाएगी। ओके, देन हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिस चेंज्ड ओवर टाइम। खाने बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या चेंजेस आए हैं समय के साथ। सो यू हैव लर्नड दैट फूड हैबिट्स वरी across states, our food choices as well as practice of food preparation may differ from one another। Have your food habits and cooking practices changed over time? So खाना बनाने की जो प्रक्रिया है, जैसे टेस्ट अलग अलग होते हैं हर रीजन के हिसाब से, वैसे ही खाना बनाने की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। जानते हैं एक्टिविटी से, लेट अस इंटरैक्ट एंड फाइंड आउट। यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एल्डरली पीपल अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस। फॉलोइंग आर सम ऑफ द सैंपल क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन रेडी करने हैं और अपने बड़ों से जाकर पूछना है कि उनके समय के हिसाब से आज के समय में खाना बनाने की प्रक्रिया में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो आप कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल ईट एंड व्हाट इज न्यू, कि आप पहले जो खाना खाते थे वो अभी भी खाते हैं कि नहीं, या कुछ चेंजेस है फूड आइटम्स में, कुछ नया आप खाते हैं क्या आजकल, इस टाइप के क्वेश्चन। देन व्हाट आर चेंजेस इन कुकिंग प्रैक्टिसेस ओवर टाइम, खाना बनाने की प्रक्रिया में क्या क्या चेंज आया है, व्हाट हैज कॉज्ड दीज चेंजेस, किन कारणों से ये चेंज आया है। फिर ऐसे क्वेश्चंस आप इकट्ठा करके यू कैन कंडक्ट सम इंटरव्यू विद सम एल्डरली पीपल बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड। अपने बड़ों से फिर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं चूल्हा है जिसपे हम ट्रेडिशनली स्टोव कहते हैं, इस पर खाना बनाया जाता था। अब इसकी जगह ले ली है मॉडर्न गैस स्टोव ने। ऐसे ही सिलबट्टा यहाँ पर स्टोन ग्राइंडर है जिस पर की मसाला वगैरह पीसा जाता था, अब इसकी जगह किसने ले ली है, इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर ने। सो ये सब हम चेंजेस देखते हैं
कुकिंग टूल्स में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे ही दिया है, व्हाट आर योर फाइंडिंग्स फ्रॉम द इंटरव्यू यू कंडक्टेड। जब आप इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, मतलब अपने बड़ों से पूछेंगे, तो आपको क्या क्या फाइंडिंग्स मिलेगी। सो कुकिंग प्रैक्टिसेस ऑल्सो कॉल्ड culinary practice have changed over the period of time. There is a significant difference between traditional and modern culinary practice. खाना बनाने की प्रक्रिया को हम culinary practice भी बोलते हैं। इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। कैसे? अर्लियर मोस्ट कुकिंग वाज डन यूजिंग चूल्हा, नाउअडेज मोस्ट ऑफ अस यूजिंग अ मॉडर्न गैस स्टोव। अभी मैंने आपको इमेज दिखाई, चूल्हे की जगह अब हम मॉडर्न गैस स्टोव यूज करते हैं। अर्लियर मोस्ट ग्राइंडिंग वाज डन मैन्युअली यूजिंग सिलबट्टा। पहले ग्राइंडिंग का काम सिलबट्टा से होता था। These days we use electrical grinder for ease of grinding. अब हम मशीन के थ्रू ग्राइंडिंग का प्रोसेस करते हैं। Find out what were the other ways of cooking and grinding. Why have these culinary practices changed over time? These changes may be due to factors such as technological development, improved transportation and better communication. So ये सब जो चेंजेस है क्यों आए, जितने भी हम चेंजेस देख रहे हैं, इसके आने का कारण क्या हो सकता है। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। ये सब सुविधाएं पहले थी ही नहीं, तो इसलिए ऐसे उपकरण नहीं थे। आज के समय में ये सुविधाएं हैं, इसलिए हम नए डेवलपमेंट्स देख रहे हैं। ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन, अब एक जगह की चीज दूसरी जगह इजिली हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अगर कुछ भी नई डेवलपमेंट्स है, मशीन नई बन रही है, तो अब किसी भी पार्ट में ये आसानी से पहुंच जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है। फिर ऐसे ही बेटर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान, ठीक है। तो आजकल इतने सारे मीडियम्स हैं, जैसे कि टीवी है, सोशल मीडिया है, यहाँ से हमें नई नई जानकारियों के बारे में पता चलता है, जिसकी वजह से एक ये भी कारण है कि हमारी culinary प्रैक्टिसेस में चेंजेस आए हैं। चलिए अब आगे रीड करने से पहले एक टॉपिक समझ लेते हैं, फिर रीड करेंगे। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? सब्सटेंसेस इन फूड दैट योर बॉडी नीड्स टू फंक्शन प्रॉपर्ली थ्रू आउट द डे। भोजन में ऐसी कोई भी चीज जिससे आपको खाने के बाद पूरे दिन आपको एनर्जी फील हो, आप अपनी दिनचर्या के सभी काम अच्छे से कर सकें। सो उन सभी पोषक तत्व को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये सब न्यूट्रिएंट्स है फूड के, मतलब भोजन में ये सब पाए जाते हैं पोषक तत्व। ओके, अब ये सभी कंपोनेंट्स हैं हमारे फूड के। कंपोनेंट्स मतलब जिन चीजों से मिलकर हमारा भोजन बना है। तो अगला टॉपिक हम बुक से रीड करते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमारा फूड किन चीजों से मिलकर बना है। सो अभी हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल, विटामिन, राइट। सो इनके बारे में अब डिटेल में पढ़ेंगे। सो मेदू एंड मिष्टी visit the traditional food festival organized in their school. The theme of the festival is Eat Healthy, Live Healthy. The festival features various stalls displaying different kinds of traditional dishes. Dr. Poshita, a nutritional expert, explains to students that health is the ultimate wealth. So मेदू और मिष्टी के स्कूल में एक ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल लगा है, जिसमें अलग अलग स्टेट्स के आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशनल डिशेस हर स्टॉल पर मिल रहे हैं। और इसका थीम क्या है इस मेले का? तो यहाँ लिखा है ईट हेल्दी लिव हेल्दी, स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन। अगर हमारा भोजन स्वस्थ है तो हमारा जीवन भी, हमारी लाइफ भी पूरी हेल्दी हो। अब यहाँ पर उनके साथ एक डॉक्टर पोशिता है, जो न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट हैं, जो न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी रखती हैं। वो बताती हैं स्टूडेंट को कि हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ, मतलब हमारी जो सेहत है वो हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हम लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आगे दिया है, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डॉक्टर पोशिता मींस बाय द स्टेटमेंट। डॉक्टर पोशिता ये जो स्टेटमेंट कहती हैं दैट हेल्थ इज अल्टीमेट वेल्थ, इसको हम और अच्छे से समझते हैं। सो हैव यू एवर मिस्ड अ मील? हाउ डू यू फील व्हेन यू मिस अ मील? क्या कभी आपने अपना भोजन स्किप किया है? जैसे खाने का टाइम हो फिर भी आप ना खा पाए हो, तो थोड़ी देर बाद आपको कैसा फील होता है? सो लेट्स सी, वी फील टायर्ड एंड लेस एनर्जेटिक व्हेन वी डू नॉट ईट फॉर सम टाइम। हम थके हुए महसूस करते हैं, एनर्जी कम होती है, थकान महसूस होती है। सो व्हाई डू यू थिंक अ मैराथन रनर ड्रिंक ग्लूकोज वाटर ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ रेस? आपने रेस दौड़ते हुए बहुत सारे मैराथन रनर्स को देखा होगा, वो बीच बीच में ग्लूकोज ड्रिंक लेते रहते हैं और रेस के बाद भी लेते हैं। क्यों लेते हैं? बिकॉज ग्लूकोज प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। ग्लूकोज पीते ही उनको इंस्टेंटली तुरंत एनर्जी मिलती है। सो
ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है? कार्बोहाइड्रेट का, जो अभी हमने एक न्यूट्रिएंट्स पढ़ा, राइट। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट्स। जो हम भोजन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट एक इंपॉर्टेंट सोर्स है जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। सो क्या क्या सोर्सेज हैं आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। सीरियल्स लाइक wheat, rice, maize, vegetable like potato, sweet potato, and fruits like banana, pineapple, and mango are some sources of carbohydrates. इन सभी चीजों से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। सो आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये याद रखनी है कि इससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। जैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं हमें तुरंत एनर्जी मिलती है। डू यू नो दैट कॉमन शुगर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट? जो हम चीनी खाते हैं ना, वो भी कार्बोहाइड्रेट का ही सोर्स है। सो हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाना, एक न्यूट्रिएंट्स देख लिया। अब नेक्स्ट हम जानते हैं फैट के बारे में। सो व्हाई डू यू थिंक वी प्रेफर टू हैव लड्डू एज अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल डाइट्स इन विंटर? आपने देखा होगा ठंड के समय में आपके घर में लड्डू बनते होंगे, गोंद के लड्डू। सो क्यों बनते होंगे, क्यों खाना चाहिए? तो देखिए बच्चा यहाँ कह रहा है, यस माय ग्रैंडमा टोल्ड मी दैट लड्डूज रिच इन घी एंड नट्स प्रोवाइड एनर्जी टू कीप अस वार्म। जो लड्डू होते हैं, घी और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इनसे मिलकर बनते हैं और ये हमें एनर्जी देते हैं, ताकत देते हैं और ठंड में हमें गर्म भी रखते हैं। सो किन चीजों से मिलकर ये लड्डू बनते हैं देखते हैं। बेसन और व्हीट फ्लावर। व्हीट फ्लावर मतलब गेहूं का आटा। सो बेसन, व्हीट फ्लावर एंड घी आर अमंग द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ लड्डू। इंग्रेडिएंट्स मतलब जिन जिन चीजों को मिलाकर लड्डू बने हैं। सो ये तो मेन चीजें होती हैं। इसके अलावा गोंद, एडिबल गम, एडिबल मतलब खाने योग्य, जो खाने योग्य गोंद होती है उसको मिलाया जाता है। फिर नट्स एंड सीड्स, इन सब को मिलाकर हम लड्डू बनाते हैं। सो घी एंड वेरियस काइंड्स ऑफ ऑयल्स आर ग्रुप्ड अंडर अनदर काइंड ऑफ फूड कंपोनेंट व्हिच इज कॉल्ड फैट। सो फूड कंपोनेंट में हमने कार्बोहाइड्रेट देखा। अब फैट क्या होता है? जो भी ऑयली चीजें हैं ना, ऑयल्स हो गए अलग अलग कैटेगरी के, तो जो भी चिकनाहट वाली चीजें हैं उसे हम फैट की कैटेगरी में रखते हैं। इसके कौन कौन से सोर्सेस है, कहाँ से हमें फैट मिलता है? सो सोर्सेज ऑफ फैट कैन बी फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। ये हमें प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं, जैसे कि नट्स सच एज ग्राउंड नट्स, वॉलनट्स, कोकोनट्स, आमंड, राइट। ऐसे ही सीड्स सच एज पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये कुछ सोर्स है जो जिनसे हमें फैट मिलता है। सो फैट इज अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। अब देखो स्टोर्ड एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अभी हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में जब पढ़ा तो हमने क्या देखा कि उससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। फैट जो है ये स्टोर्ड एनर्जी होता है, इससे भी हमें एनर्जी ही मिलती है, लेकिन ये एनर्जी क्या होती है? हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है। जब कभी हम जैसे व्रत रखते हैं, फास्टिंग रखते हैं ना, खाना नहीं खा पाते बहुत समय तक, सो ये जो स्टोर्ड एनर्जी है ये हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो फैट क्या है? स्टोर्ड एनर्जी है जो इंस्टेंटली हमारी बॉडी यूज नहीं करती, इसको हमारी बॉडी में स्टोर करके रख। सो इससे हमें क्या पता लगा कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड्स अस एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज। दोनों ही हमें एनर्जी देते हैं, बस क्या फर्क है वो मैंने आपको जस्ट समझाया। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स, इसीलिए इन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को और फैट्स को। आइडेंटिफाई मोर फूड आइटम्स दैट आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ऐसे ही आप और भी आइटम्स पता कर सकते हैं जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है और फैट्स। सो कार्बोहाइड्रेट के क्या एग्जांपल हो सकते हैं? राइस है, रोटी है, इन सब में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फैट्स के क्या एग्जांपल हो सकते हैं? बटर, मक्खन जो आप खाते हैं, राइट। अब यहाँ दिया हुआ है मोर टू नो। पोलर बेयर accumulate a lot of fat under their skin. This fat serve as an energy source. It supports them during their months-long winter sleep, hibernation, enabling them to survive without eating. So polar bear जो होते हैं ना, इनकी स्किन के नीचे फैट जमा हो जाती है। एक्यूमुलेट होना मतलब जमा हो जाना, फैट की लेयर बन जाती है। और आपको पता है ठंड के समय में ये कुछ खाए बिना बहुत लंबे समय तक सोते रहते हैं, जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। सो बिना खाए पिए ये इतने समय, महीनों सोते हैं ये। तो कैसे इनकी बॉडी को एनर्जी मिलती है? सो ये जो स्टोर फैट है ना इनकी स्किन के नीचे, ये इनको एनर्जी प्रोवाइड करता है जब वो हाइबरनेशन वाली कंडीशन में होते हैं। हाइबरनेशन मीन्स कि लंबे समय तक गहरी नींद लेते रहना। सो हमने कार्बोहाइड्रेट्स जाना, फैट्स जाना, अब हम दूसरे सोर्स के बारे में पढ़ते हैं, प्रोटीन। सो प्रोटीन आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। प्रोटीन भी हमारे फूड का एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। मिल्क प्रोडक्ट्स एंड पल्सेस आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन।
सो हमें मिल्क और दाल से बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलता है। स्पोर्ट पर्सन नीड प्रोटीन इन लार्ज क्वांटिटीज टू बिल्ड देयर मसल्स। जो खिलाड़ी होते हैं उनको बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है, सो उनकी मसल्स बहुत स्ट्रांग बने और अच्छे से बिल्ड हो, इसके लिए उन्हें प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। सो पीपल गेट प्रोटीन फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। देखिए, हमें प्लांट सोर्सेज से भी प्रोटीन मिलता है और एनिमल सोर्सेज से भी प्रोटीन मिलता है। सो देखते हैं कि प्लांट सोर्सेज कौन कौन से हैं। Some plant sources of protein are pulses, beans, peas and nuts. ऐसे ही एनिमल सोर्सेज कौन से हैं? मिल्क, पनीर, एग, फिश एंड मीट। सो ये सारे सोर्सेज है जिससे हमें प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन रिच फूड्स हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन रिच फूड से क्या होता है, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और कहीं जैसे कट लग गया या बॉडी में कुछ चोट लग गई है तो उसको रिपेयर करने में बॉडी को भी, चोट कैसे ठीक हो जाती है ना थोड़े समय बाद, सो प्रोटीन उसमें हेल्प करते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई दीज आर देयरफॉर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द डाइट ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चों की अच्छी ग्रोथ के लिए उनकी डाइट में, उनके भोजन में अच्छी मात्रा में प्रोटीन इंक्लूड करना चाहिए। विच ऑफ दीज फूड कंपोनेंट्स आर पार्ट ऑफ योर डेली डाइट? आपने अभी जो भी चीजें देखी उसमें से आप अपनी डेली डाइट में क्या क्या खाते हैं वो आपको बताना है। जैसे दाल हम लोग अधिकतर खाते हैं, राइट? तो ये सब चीजें हमें खानी चाहिए। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, मशरूम। सो हैव यू एवर सीन मशरूम? दे ग्रो मोस्टली इन डार्क एंड मॉइस्ट प्लेसेस। एडिबल मशरूम्स आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। जो एडिबल मशरूम होते हैं, एडिबल मतलब अभी मैंने आपको बताया खाने योग्य, जो खाने योग्य मशरूम होते हैं इनमें प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ओके, देन व्हाई डू यू थिंक वी आर एडवाइज्ड टू इंक्लूड सर्विंग्स ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड अदर प्लांट बेस्ड फूड इन आवर डेली डाइट? हमें क्यों कहा जाता है फल खाओ, सब्जियां खाओ डेली? तो इसके बारे में हम आगे समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सम अदर फूड कंपोनेंट्स बाय रीडिंग द फॉलोइंग टू केसेस। दो केसेस के थ्रू इनको हम समझेंगे। सो केस वन, इन अर्लियर टाइम्स ड्यूरिंग लॉन्ग वोएजेस सेलर्स ऑफन suffered from bleeding and swollen gums। पहले के समय में वोएजेस मतलब यात्रा, सेलर्स मतलब नाविक जो नाव चलाते हैं। जब समुद्र यात्रा पर नाविक जाते थे तो एक प्रॉब्लम उनको होती थी कि उनके मसूड़ों से खून आ रहा है या फिर उनके मसूड़ों में सूजन आ गई है, गम्स में सूजन आ गई है। ड्यूरिंग अ voyage in 1746, Scottish physician James Lind observed that sailors who consumed lemons and oranges recovered from these symptoms। ऐसे ही एक यात्रा के दौरान 1746 में एक स्कॉटलैंड के फिजिशियन थे जेम्स लिंड, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जिन भी सेलर्स ने, जिन भी नाविक ने नींबू खाया है या ऑरेंज खाया है तो उनको ये बीमारी नहीं हो रही है, ये सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, मतलब उनके गम्स से खून नहीं आ रहा है और गम्स में स्वेलिंग भी नहीं आ रही है। सो ब्लीडिंग एंड swollen gums आर सिम्टम्स ऑफ डिजीज कॉल्ड स्कर्वी। सो खून आना मसूड़ों से या मसूड़ों में सूजन होना, ये स्कर्वी बीमारी के लक्षण है। व्हाट डू यू इंटरप्रेट बाय रीडिंग केस वन? केस वन को पढ़ के आपको क्या पता चला? व्हाट क्योर स्कर्वी? स्कर्वी से हम कैसे डील कर सकते हैं? लेमन्स एंड ऑरेंजेस हेल्प्स इन क्योरिंग स्कर्वी। नींबू, संतरे ये हेल्प करते हैं स्कर्वी को ठीक करने में। स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी हमें होता है। सो विटामिन सी प्रेजेंस इन सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन एंड ऑरेंजेस हेल्प्स इन क्योरिंग दिस डिजीज। सो सिट्रस फ्रूट्स क्या होता है? खट्टे फल, ठीक है। सो विटामिन सी खट्टे फलों में मिलता है जैसे कि लेमन एंड ऑरेंजेस। सो दूसरा केस देखते हैं। इन द 1960s इंडियन साइंटिस्ट फाउंड दैट among the human population in Himalayan region and northern plain of India, symptoms of swelling at the front of the neck were prevalent। इस तरीके से गर्दन पर आगे सूजन आ जाती थी। सो 1960 में साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि इंडिया के नॉर्थ पार्ट में, हिमालयन रीजन में, नॉर्थ पार्ट में इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं लोगों में। So as per norms of the government of India, an effort was made to supplement common salt with iodine for preparing iodized salt। So government ने क्या नॉर्म बनाया? नॉर्म मतलब रूल बनाया कि जो नॉर्मल सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट जो नमक खाते हैं, उसमें आयोडीन की मात्रा मिलाई जाएगी रिक्वायर्ड क्वांटिटी में, जितनी जरूरत है, और लोगों को ये प्रोवाइड किया जाएगा। सो कंजम्पशन ऑफ आयोडाइज सॉल्ट विजिबली रिड्यूस द अबव सिम्टम्स। सो आयोडाइज सॉल्ट खाने के बाद ये सिम्टम्स में कमी आई। These symptoms were due to deficiency of iodine in the soil of this region, resulting in a lack of iodine in the local food
फूड एंड वाटर सप्लाई। ये जो रीजन है जहां पर ये बीमारी पाई जा रही थी, वहां की मिट्टी में आयोडीन की कमी है, जिसके कारण ये सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि वहां के फूड क्रॉप्स जो उगाए जाते हैं उसमें आयोडीन की मात्रा नहीं मिलती है, या वहां का जो पानी है उसमें भी आयोडीन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। सो स्वेलिंग एट फ्रंट ऑफ द नेक इज अ सिम्टम ऑफ डिजीज कॉल्ड गोइटर। ये जो स्वेलिंग हो रही, सूजन आ रही है गर्दन पे, इस बीमारी को क्या कहते हैं? गोइटर। सो व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम केस 2? केस 2 से हमने क्या सीखा? You may have learnt about iodized salt through newspaper advertisement or by reading about it on salt packet. आपने आयोडीन के बारे में जरूर न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, या फिर टीवी पे आपने एडवर्टीजमेंट में देखा होगा, या नमक के पैकेट पे भी आपने पढ़ा होगा। सो व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब क्या है आयोडाइज सॉल्ट का? सो आयोडाइज सॉल्ट इज सिंपली कॉमन सॉल्ट मिक्सेस विद रिक्वायर्ड क्वांटिटीज ऑफ सॉल्ट्स ऑफ आयोडीन। ये नॉर्मल सॉल्ट को ही कहा जाता है, बस इसमें आयोडीन की मात्रा मिला दी जाती है ताकि इससे हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड क्वांटिटी में आयोडीन मिल सके। ये बहुत कम चाहिए होता है हमारी पूरी लाइफ साइकिल में आयोडीन, लेकिन कमी के कारण हमें फिर गॉइटर हो जाता है। यहाँ दिया है मोर टू नो, रीड करते हैं। सॉल्ट फार्मिंग इज अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ अ ट्राइबल कम्युनिटी नेम अघरियाज। अघरियाज एक कम्युनिटी है जिनका मेन काम है नमक बनाना। सो दे प्रैक्टिस सॉल्ट फार्मिंग इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ एंड अदर पार्ट्स ऑफ गुजरात। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 of class 6 new NCERT for science. The name of the book is Curiosity. So we have already done chapter 1 and 2. You can watch all the chapters. The links are there in the description box. In this video, desert and work very hard to get salt from sea water. So रेगिस्तान में 8 महीने ये लोग बहुत गर्मी में रहते हैं, कड़ी मेहनत करके समुद्र के पानी से ये इस तरीके से नमक बनाते हैं। Now, how would you find out more about food components that protect our body from various disease? आप कैसे पता करेंगे कि कौन से फूड कंपोनेंट हमको किस बीमारी से बचाते हैं? So let us investigate. अब फूड आइटम में प्रोटीन है कि नहीं, उसको कैसे करेंगे टेस्ट? सो दिस एक्टिविटी में बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। आपको ये स्कूल में करके भी दिखाया जाएगा। ओके, टेक द फूड आइटम्स टेस्टेड इन प्रीवियस एक्टिविटीज, मेक अ पेस्ट और पाउडर ऑफ द फूड आइटम्स यूजिंग पेस्टल एंड मोर्टार। आपको क्या करना है, जो भी फूड आइटम आपने पहले टेस्ट किए उन्हीं को फिर से लेना है और उसको पेस्टल एंड मोर्टार मतलब कि उसको कूट लेना है या फिर पीस लेना है सारे फूड आइटम को। नाउ पुट अबाउट हाफ टी स्पून ऑफ ईच फूड आइटम इन अ सेपरेट क्लीन टेस्ट ट्यूब। इस तरीके से कांच की जो नलियां होती हैं इनको हम टेस्ट ट्यूब कहते हैं। लेबोरेटरी में आप देखते होंगे तो हमें अलग अलग टेस्ट ट्यूब में अलग अलग फूड आइटम्स जो हमने अभी पीस के रखे हैं उनको रख देना है। हाफ टी स्पून। नाउ एड 2 to 3 टीस्पून ऑफ वाटर टू ईच टेस्ट ट्यूब। हर टेस्ट ट्यूब में हमें 2 से 3 बूंद क्या डालना है, पानी का डालना है। एंड देन शेक देम वेल, और उसके बाद उसको शेक करना है। एड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टू ईच टेस्ट ट्यूब यूजिंग अ ड्रॉपर। फिर ड्रॉपर की हेल्प से, जैसे आप यहाँ मैम को देख सकते हैं वो कर रही हैं, ड्रॉपर की हेल्प से आपको 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की डालनी है। कॉपर सल्फेट, आयोडीन सॉल्यूशन, ये सब सॉल्यूशन आपको आपके लैब में अच्छे से देखने को मिलेगा। नाउ टेक अनदर ड्रॉपर एंड ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन टू ईच टेस्ट ट्यूब। उसके बाद हर टेस्ट ट्यूब में जिसमें भी आपने फूड रखा है, हर टेस्ट ट्यूब में आपको 10-10 ड्रॉप डालनी है कास्टिक सोडा सॉल्यूशन की। उसके बाद शेक वेल एंड लीव द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स। उसके बाद आपको टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा शेक करके और कुछ मिनट्स के लिए उसको छोड़ देना है। ऐसा करने के बाद क्या होगा, चलिए आगे पढ़ते हैं। सो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? डिड द कंटेंट ऑफ सम टेस्ट ट्यूब्स टर्न वायलेट? दिस वायलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम्स। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3। जब आप थोड़ी देर टेस्ट ट्यूब को छोड़ देंगे तो जिस भी फूड आइटम में प्रोटीन होगा सो उसका कलर कैसा आ जाएगा, वायलेट कलर का आ जाएगा। राइट, सो जो भी ऑब्जर्वेशन आपका होगा वो 3.3 टेबल में आपको लिखना है। नाउ व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम टेबल 3.3? अब टेबल 3.3 में हमने सारा डेटा लिख लिया एक बार को, अभी हम करेंगे अभी के लिए। which food item shows presence of much more than one nutrient? which food item shows the presence of both proteins and fat? peanut shows the presence of both proteins and fat. so आप जब उस टेबल को देखेंगे तो उससे आप पता कर सकते हैं कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसमें दोनों कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन भी है फैट भी है, किसमें एक से ज्यादा है। राइट, सो दिस इंडिकेट्स दैट एनी फूड विच वी ईट may contain multiple nutrients. Is there a food item that lacks
any of these nutrients? Which of these food do you consume daily? Try to find out other foods that are good sources of starch, fats and proteins. So बहुत से फूड आइटम्स ऐसे भी होंगे जिनमें इन तीनों में से कुछ नहीं मिलेगा, या जिसमें दो चीजें नहीं मिलेंगी, एक कोई चीज मिलेगी, राइट? तो हमें डेली बेसिस पे कौन सी ऐसी चीजें कंज्यूम करनी चाहिए जिससे कि हमें सारी चीजें मिल सके नीडेड क्वांटिटी में, राइट? सो चलिए हम टेबल देख लेते हैं एक बार 3.3 और ट्राई करते हैं इस पूरे टॉपिक को एनालिसिस करने के लिए। लेकिन उससे पहले जब आप टेस्ट करेंगे ना, तो कुछ प्रिकॉशंस दिए हुए हैं कि दीज केमिकल्स आर हार्मफुल एंड नीड टू बी हैंडल्ड विद केयर। डू नॉट टच एनी ऑफ दीज केमिकल्स अनलेस आस्क्ड टू डू सो। ये जो भी केमिकल्स आप यूज करेंगे लेबोरेटरी में, स्कूल में या कहीं पर भी टेस्ट करने के लिए, ये हार्मफुल होते हैं। जब तक आपको कहा ना जाए इनको टच नहीं करना है। इफ एनी केमिकल गेट्स स्पिल्ड ऑन योर बॉडी, इमीडिएटली वॉश द अफेक्टेड एरिया विद वाटर। अगर गलती से कोई केमिकल आपकी बॉडी के किसी पार्ट पे गिर जाता है तो हमें तुरंत पानी से उसको धो लेना चाहिए उस एरिया को। डू नॉट पुट एनी ऑफ दीज केमिकल्स इन योर माउथ और ट्राई टू स्मेल देम। ना किसी केमिकल को आपको स्मेल करने की कोशिश करनी चाहिए, ना ही उसे खाना या ड्रिंक करना चाहिए। अपने मुंह में तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, बहुत हार्मफुल होते हैं। ओके, सो प्लीज कीप दीज प्रिकॉशंस इन योर माइंड व्हाइल डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज। चलिए अब टेबल 3.3 देखते हैं, एक्सप्लोरिंग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन वेरियस फूड आइटम्स। जो भी अभी हमने पढ़ा ना, उसी को यहाँ पर समरी फॉर्म में दिया हुआ है। सो नेम ऑफ फूड आइटम्स दिए हुए हैं, कलर ऑफ फूड आइटम्स बिफोर और फॉर स्टार्च टेस्ट। आपने स्टार्च का टेस्ट किया होगा या कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं स्टार्च को। सो बिफोर आयोडीन टेस्ट कैसा कलर था फूड आइटम का, और आफ्टर आयोडीन टेस्ट कैसा कलर था वो मेंशन करना है। फिर ऑयली पैच, फैट के लिए क्या देखा था हमने कि ऑयली पैच आ जाएगा पेपर पे, है ना? सो आपने क्या प्रिडिक्ट किया था कि इस फूड आइटम में ऑयली पैच है, तो यस लिखेंगे, नहीं किया था तो नो करेंगे। फिर जब आपने टेस्ट किया तो ऑब्जर्वेशन क्या आया, यस या नो, तो वो बताएंगे। फिर कलर ऑफ द फूड आइटम फॉर प्रोटीन टेस्ट, प्रोटीन टेस्ट से पहले क्या कलर था फूड आइटम का या फिर बाद में क्या कलर था वो बताएंगे कि वायलेट कलर आया या नहीं आया। ओके, देन एट लास्ट व्हाट यू विल डू, अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो यस लिखेंगे, नो लिखेंगे। मैं यहाँ पर टिक और क्रॉस दूंगी, आप अपने हिसाब से लिख लेंगे क्योंकि स्पेस कम है ना इसलिए। फिर फैट प्रेजेंट है तो यस, नहीं तो नो। फिर प्रोटीन प्रेजेंट है तो यस या नो। तो चलिए एक एक करके जो नीचे फूड आइटम्स दिए गए हैं पता करते हैं कि उसमें कौन सा फूड कॉम्पोनेंट अवेलेबल है। एक और चीज, कभी कभी क्या होगा, जैसे कि एक ब्रेड का एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें कुछ मात्रा में प्रोटीन या बहुत कम मात्रा में आपको फैट या जो भी चीजें हैं वो देखने को मिलेंगी। लेकिन हर फूड कंपोनेंट्स का मेजर क्या कंपोनेंट है, मेजरली उसमें फैट है, प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट्स है यानी स्टार्च है, उसी को हम लिखेंगे। ऐसा नहीं मान लो 100 ग्राम की कोई चीज है उसमें 0.001 कोई चीज पाई जा रही है तो वो भी हम मेंशन करेंगे। तो हम ब्रॉड कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे हैं। ओके, सो पटेटो अगर आप लेंगे तो आयोडीन टेस्ट से पहले उसका कलर होगा लाइट ब्राउन, और आयोडीन डालते ही इस टेस्ट का क्या कलर हो जाएगा उसका, ब्लू ब्लैक। तो ये क्या शो करता है, इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। लेकिन ऑयली पैच आएगा क्या, नो नो। लेकिन वही आप पटेटो चिप्स लेंगे और उसको रैप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यस, फैट उसमें है क्योंकि ऑयल की मात्रा आ जाती है अगर आप पेपर पे रखेंगे तो, राइट? लेकिन हम सिंपल पटेटो की बात करें तो इसमें ऑयल पैच नहीं आएगा तो फैट नहीं है। प्रोटीन भी इसमें नहीं है क्योंकि जब आप इस पे कास्टिक सोडा और जो भी प्रोटीन का टेस्ट है वो करेंगे तो कलर इसका वायलेट नहीं आएगा। ओके, सो रॉन्ग। देन क्यूकम्बर, ये लाइट ग्रीन कलर का होता है, इसमें आयोडीन टेस्ट आप करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। फिर ऑयली पैच भी नहीं होगा और इसमें प्रोटीन में भी कलर का चेंज नहीं आएगा, तो तीनों में क्रॉस लगाएंगे। वैसे क्यूकम्बर में थोड़ा सा स्टार्च का मात्रा हो सकता है, लेकिन हम थोड़ी चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, मेजर कंपोनेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। ओके, देन बॉइल्ड राइस व्हाइट कलर का होगा, जब आप आयोडीन सॉल्यूशन से स्टार्च का टेस्ट करेंगे तो ये ब्लू ब्लैक टर्न हो जाएगा। फैट इसमें नहीं होगा और प्रोटीन भी नहीं होगा, सो यहाँ हम टिक लगाएंगे, बाकी दोनों में क्रॉस। देन बॉइल्ड ग्राम, चने लेंगे आप उबले हुए, लाइट ब्राउन कलर के होंगे, बाद में आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, फैट भी इसमें नहीं होगा। और जब आप प्रोटीन टेस्ट करेंगे तो देखेंगे कि पहले इसका कलर लाइट ब्राउन था, लेकिन जैसे ही आपने प्रोटीन टेस्ट किया तो इसका कलर वायलेट हो गया, इसका मतलब इसमें प्रोटीन है, बाकी दोनों चीजें नहीं है। फिर पीनट में ये लाइट ब्राउन कलर का है, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आप अगर आयोडीन टेस्ट करेंगे यानी स्टार्च नहीं है।
इसमें फैट है। और जो प्रोटीन का टेस्ट आप करेंगे तो पहले लाइट ब्राउन कलर का होगा, फिर ये वायलेट कलर में चेंज हो जाएगा। तो फैट और प्रोटीन है, स्टार्च नहीं है। फिर ब्रेड का मैंने आपको एग्जांपल अभी बताया, लाइट ब्राउन कलर का होगा, ये ब्लू ब्लैक टर्न हो जाएगा आयोडीन टेस्ट के बाद, यानी स्टार्च है। लेकिन इसमें फैट नहीं है और प्रोटीन नहीं है। इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में पैकेट्स पे लिखे होते हैं, लेकिन हम मेजर चीजों को यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, देन बटर, बटर में स्टार्च का टेस्ट फेल होगा, मतलब कोई चेंज नहीं होगा कलर में, पहले येलो रहेगा और बाद में कोई चेंज नहीं होगा। और फैट तो होगा ही, बटर घी ये हमने देखा था पेपर पे, इसके ऑयली पैच आएंगे। और प्रोटीन इसमें नहीं होगा, तो दोनों में क्रॉस आएगा, सिर्फ फैट में यस आएगा। ओके, देन कोकोनट क्रश पाउडर जो होगा वो पहले व्हाइट होगा, स्टार्च टेस्ट करोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन उसमें ऑयली पैच आएगा, ऑयल की मात्रा उसमें होती है, तो फैट है, प्रोटीन उसमें नहीं होगा। ओके, सो इस तरीके से हमने ये टेबल कंप्लीट कर ली है। सो यही सारे पॉइंट्स जो अभी हमने टेबल में दिखे, मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिख देती हूँ ताकि आपको ईजी हो पढ़ने में, या अगर आंसर लिखना हो कि पोटैटो में क्या होता है क्या नहीं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। सो पोटैटो कंटेन स्टार्च, इट टर्न्स ब्लू ब्लैक विद आयोडीन, नो ऑयली पैच और प्रोटीन चेंज एक्सपेक्टेड। ओके, क्यूकम्बर में स्टार्च नहीं होता है, फैट भी नहीं होता, प्रोटीन भी नहीं होता। बॉइल्ड राइस में स्टार्च होता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है इसका कलर आयोडीन टेस्ट से, प्रोटीन नहीं होता है और हमने चेंज एक्सपेक्टेड भी नहीं किया था। बॉइल्ड ग्राम में प्रोटीन होता है, पर्पल कलर इसका हो जाता है, स्टार्च और फैट नहीं होते। पीनट में फैट और प्रोटीन होता है, ऑयली पैच आता है और पर्पल कलर का ये टर्न हो जाता है। बटर में फैट होता है, ऑयली पैच दिखाता है, लेकिन स्टार्च और प्रोटीन नहीं होते हैं। कोकोनट में फैट होता है, स्टार्च और प्रोटीन नहीं होते हैं। ओके, देन ब्रेड और चपाती में इट कंटेन स्टार्च कि ब्लू ब्लैक टर्न हो जाता है, फैट और प्रोटीन चेंज एक्सपेक्टेड। ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। करते हैं अलग अलग बीमारियों से, तो इसके बारे में एक एक्टिविटी दी गई है, लेट अस कंडक्ट अ सर्वे, इसको डिटेल में देखते हैं। Study the chart given in figure 3.5 to explore the functions and sources of various food components. Find out more sources of vitamin and mineral. Also understand the symptoms of the disease caused by the lack of these food components. So ये एक टेबल दिया हुआ है, इसके थ्रू हम जानेंगे कि अलग अलग कौन से फूड कॉम्पोनेंट्स। so ये टेबल को रीड करना है, उसके बाद विजिट योर नेबरहुड, नेबरहुड यानी पड़ोस में आपको विजिट करना है, इंटरैक्ट विद पीपल एंड फाइंड आउट इफ एनी इंडिविजुअल शोज द सिम्टम्स लिस्टेड ऑन द चार्ट। अगर किसी को भी इनमें से कोई प्रॉब्लम है, जो भी आपने टेबल पढ़ा है, तो आपको उनसे बातचीत करनी है। ये आपको अपने टीचर की हेल्प से करना है। देन को रिलेट दिस सिम्टम्स विद देयर डाइट एंड आइडेंटिफाई द डेफिशिएंसी डिजीज एंड डिसऑर्डर। सो आपको फिर उनसे बातचीत करके पता करना है कि उन लोगों की डाइट क्या है, और फिर जो भी आपने टेबल में बीमारी पढ़ी होगी उसकी कमी के कारण, तो आप उससे को रिलेट करेंगे। सजेस्ट द पॉसिबल कॉजेस फॉर द सिम्टम्स ऑब्जर्व एंड चेंजेस रिक्वायर्ड इन द डाइट फॉर इम्प्रूवमेंट। वो अपने भोजन में क्या क्या सुधार कर सकते हैं डाइट में, वो आप उनको बताएंगे चार्ट की हेल्प से। देन सजेस्ट देम टू विजिट अ डॉक्टर फॉर फर्दर एडवाइस। और अधिक जानकारी के लिए आप उनको कह सकते हैं कि वो डॉक्टर के पास जा सकते हैं। सो ये एक टेबल दिया हुआ है जिसमें फूड कंपोनेंट्स, विटामिन मिनरल्स के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में, सम सोर्सेस किन चीजों से हमें ये मिलता है, फिर डिफिशियंसी, डिजीज, डिसऑर्डर, इनकी कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, और उस बीमारी के सिम्टम्स क्या है वो दिया हुआ है। तो एक एक करके हम सभी के बारे में पढ़ेंगे। पहला है विटामिन ए। इसके फंक्शन क्या है, कीप आईज एंड स्किन हेल्दी, ये हमारी आंखों को, स्किन को हेल्दी रखता है। फिर ये किन चीजों से मिलता है, पपैया, कैरेट, मैंगो एंड मिल्क। और इसकी कमी से क्या होता है, लॉस ऑफ विजन, मतलब दिखना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या है, पुअर विजन, धुंधला दिखेगा, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब अंधेरे में आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा, जिसे हम बीमारी को कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी तो बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाएगा। फिर है विटामिन बी 1, कीप्स हार्ट हेल्दी एंड सपोर्ट्स बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। ये हमारे शरीर को, दिल को हेल्दी रखता है और हमें सारे फंक्शंस करने में, सारी एक्टिविटी करने में हेल्प करता है। ये किन चीजों से मिलता है, लेग्यूम्स, नट्स, होल ग्रेन्स, सीड्स, मिल्क प्रोडक्ट्स। लेग्यूम्स मतलब होता है दाल, दलिहन, इन चीजों से हमें ये मिलता है। फिर इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, बेरी बेरी। इसमें क्या सिम्टम्स है, स्वेलिंग, टिंगलिंग, बर्निंग सेंसेशन इन फीट एंड हैंड्स एंड ट्रबल इन ब्रीदिंग। सांस लेने में कठिनाई आएगी और आपके पैर के तलवों में थोड़ी जलन जैसी फीलिंग आने लगती है। नाउ नेक्स्ट इज विटामिन सी। इट हेल्प्स बॉडी टू फाइट डिजीज, ये हमारे शरीर को बीमारी से लड़ने में हेल्प करता है। आंवला, गुआवा, ग्रीन चिली, ऑरेंज, लेमन, इन सब खट्टे फ्रूट्स में विटामिन सी मिलता है, जो कि हमने पहले भी देखा था। इसकी कमी के कारण स्कर्वी होता है, जिसमें ब्लीडिंग गम्स, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड, हमारे
मसूड़ों से ब्लीडिंग होने लगती है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, या फिर कहीं वुंड, वुंड यानी होता है घाव, कहीं घाव हो गया है तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है। फिर है विटामिन डी, इट हेल्प्स बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ हेल्थ। सो विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे बोन्स को और टीथ को हेल्दी रखता है। ये किन चीजों में मिलता है? एक्सपोजर टू सनलाइट, सूरज की रोशनी से, मिल्क, बटर, फिश एंड एग। इसकी कमी से होता है रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है? जिसमें बोन्स हमारी सॉफ्ट हो जाती हैं या मुड़ने लगती हैं। तो अभी तक हमने विटामिन देख लिए, ए, बी1, सी और डी। अब हम देखेंगे मिनरल्स। मिनरल्स में पहला है कैल्शियम। अभी हमने देखा इट कीप्स बोन्स एंड टीथ हेल्दी। ये किन किन चीजों से मिलता है? मिल्क, सोया मिल्क, कर्ड, चीज, पनीर। ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है? बोन एंड टूथ डीके। डीके मतलब होता है सड़ना, खराब होना। इसके सिम्टम्स क्या है? वीक बोन्स एंड टूथ डीके। आयोडीन हेल्प्स टू परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी। मानसिक और शारीरिक एक्टिविटी करने में हमें हेल्प करता है। ये किन चीजों में पाया जाता है? सीवीड, वाटर चेस्टनट, जिसे हम सिंघाड़ा भी बोलते हैं, आयोडाइज सॉल्ट में भी मिलता है। इसकी कमी के कारण गॉइटर बीमारी होती है, जिसमें स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ नेक, गले के आगे वाले हिस्से में स्वेलिंग होने लगती है। आयरन से हमें क्या होता है? इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड, सो ये हमारे ब्लड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीट रूट एंड पोमीग्रेनेट। कमी हो जाए तो हमें अनीमिया हो जाता है, जिसमें वीकनेस होती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस लेने में भी कठिनाई होने लगती है। सो फ्रॉम figure 3.5 you have learned that vitamins A, B, C and D and minerals calcium, iodine and iron are two groups of food components that protect our body from various disease. ये vitamins और minerals हमारी body को help करते हैं, protect करते हैं disease से लड़ने में। But how can we overcome vitamin and minerals deficiency disease or disorder? अगर हमें कोई बीमारी, कोई deficiency हो गई है किसी विटामिन की, तो इससे हम कैसे डील करेंगे? So food components that provide energy, support growth, help repair and protect our body from disease and maintain various bodily functions are called nutrients. Nutrients के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। So जो भी nutrients यानी food components हमारी body को help करते हैं grow करने में, बीमारियों से लड़ने में, उसे हम कहते हैं nutrients। कौन कौन से major nutrients हैं? Carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals। पहले ही बता चुकी हूँ। Vitamins and minerals are also called protective nutrients। क्यों? These nutrients protect our body from disease and keep us healthy। ये हमारी body को protect करते हैं और हमें healthy रखते हैं। Your parents may have advised you to have milk, green vegetables, fruits and whole grains regularly। These food items are some source of vitamins and minerals। Although vitamins and minerals are required in small amounts, they are essential to keep our body healthy। आपके पेरेंट्स आपको हरी पत्तेदार सब्जियां, फल ये सब खाने के लिए कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन मिनरल्स हमारी बॉडी को ज्यादा तो नहीं चाहिए, लेकिन जितनी भी मात्रा चाहिए वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Now, what difference do you observe in raw and cooked vegetables? Have you ever noticed that vegetables sometimes lose their bright color or become softer and less crisp when cooked? So, आपने कभी ऑब्जर्व किया है जो कच्ची सब्जियां होती हैं उसको पकाने के बाद उसमें कितने सारे चेंजेस आते हैं? कभी उसका कलर चेंज हो जाता है, वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, उसका क्रिस्प जो पन होता है, जो एक हार्डनेस होती है वो खत्म हो जाती है। सो ये कुछ चेंजेस हैं। नाउ सम न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन सी एंड अदर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग ड्यू टू हाई हीट। आपको पता है जब हम खाना बनाते हैं तो हम हीट का यूज करते हैं, खाने को गर्म करते हैं। गर्म होने की वजह से, हीट की वजह से उसमें से बहुत सारे जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, जैसे कि विटामिन सी लॉस्ट हो जाता है हीट प्रोसेस से। सो वुड इट नॉट बी एडवाइज टू इंक्लूड फ्रूट्स एंड अनकुक्ड वेजिटेबल्स इन आवर डाइट? इसीलिए ये एडवाइस भी आप सुनते होंगे कि हमें कच्ची सब्जियां सैलेड के फॉर्म में खानी चाहिए या फ्रूट्स खाने चाहिए, राइट? वॉशिंग कट और पील्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में also result in the loss of some vitamins. However, it is highly recommended that all fruits and vegetables be thoroughly washed before consumption. So, कट करने पे, धोने पे भी अगर हम सब्जियां फल को धो रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो भी बहुत सारे विटामिन लॉस होते हैं, लेकिन फिर भी हमें फल और सब्जियां धोकर ही खानी चाहिए। ओके, नाउ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन डाइटरी फाइबर्स। अब हम डाइटरी फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं डाइटरी फाइबर्स में रिच होते हैं। नाउ हाउ डाइटरी फाइबर्स आर बेनिफिशियल फॉर अस? सो ये डाइटरी फाइबर क्या है और ये हमारे लिए एसेंशियल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सो इन एडिशन टू द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स dietary fibers and water. Dietary fibers, also known as roughage, do not provide any nutrients to our body. However, they are an essential
essential component of our food. So जैसे हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए हमारी बॉडी को, वैसे ही हमें डाइटरी फाइबर भी चाहिए जिसे हम रफेज भी बोलते हैं। लेकिन ये डाइटरी फाइबर कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता हमारी बॉडी को, फिर भी हमारे फूड कंपोनेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दे हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड इंश्योर स्मूथ पैसेज ऑफ स्टूल्स। रफेज इज प्रोवाइडेड मेनली बाय suitable plant product। रफेज का रोल आखिर क्या है? जब ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड ही नहीं कर रहा तो हमें क्यों लेना चाहिए? जब हम खाना खाते हैं सो जो भी हमारी बॉडी को नीड होती है वो तो हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है, लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमें नहीं चाहिए बॉडी में, वो अनडाइजेस्टेड फूड हम बॉडी से रिमूव करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। सो उसमें हम स्टूल पास करते हैं, उसके थ्रू हम अनडाइजेस्टेड फूड को अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। सो स्टूल इजिली पास हो, सही से हम वेस्ट प्रोडक्ट्स अपनी बॉडी से रिमूव कर पाए, इसीलिए रफेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन, पल्सेस एंड नट्स आर गुड सोर्सेज ऑफ रफेज। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें हमें रफेज का बहुत अच्छा सोर्स मिलता है। ईटिंग फूड दैट इज लोकली ग्रोन एंड प्लांट बेस्ड टू द एक्सटेंट पॉसिबल इज नॉट ओनली हेल्दी फॉर द बॉडी बट इज ऑल्सो गुड फॉर आवर एनवायरमेंट एंड आवर प्लैनेट। जो भी हमारे लोकल उस पर्टिकुलर एरिया में फल या सब्जी हमें मिल रही है, अगर हम वो खाते हैं तो सिर्फ हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है बल्कि हमारे एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है। नाउ वाटर इज ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट। इट हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट एंड यूरिन। वी शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर रेगुलरली, कीप आवरसेल्फ हेल्दी। जैसे रफेज हेल्प करता है हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में, वैसे ही वाटर भी बहुत एसेंशियल पार्ट है हमारी डाइट का, ये सभी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में। अगर हम सिर्फ खाना खाएं, पानी ना पिए, तो फिर जो डाइजेशन प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम आएगी। सो ये जो पानी है, वाटर है, ये हमारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में बॉडी की हेल्प करता है और ये वेस्ट प्रोडक्ट को भी हमारी बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है। जैसे कि स्वेट यानी पसीना आता है आपको, उससे भी क्या है, पानी ही तो हमारे शरीर का जा रहा है। यूरिन आप पास करते हैं तो उस वक्त भी पानी ही हमारी बॉडी से जा रहा है। इसीलिए हमें सफिशिएंट वाटर पीना चाहिए रेगुलर इंटरवल पे, है ना, थोड़ी थोड़ी देर में हमें पानी पीते रहना चाहिए। नाउ my grandma has difficulty in passing stool. Now I understand why the doctor advised her to eat food that is high in fiber. So ये बच्चा बोल रहा है कि उसकी ग्रैंडमा को प्रॉब्लम हो रही थी स्टूल पास करने में, है ना। स्टूल पास करने में कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती है अगर हमारा डाइजेशन प्रोसेस ठीक नहीं है। सो डॉक्टर क्या एडवाइस करते हैं, आप फाइबर रिच फूड खाइए, है ना, या ऐसा फूड खाइए जिसमें फाइबर्स हो। सो इसीलिए कहा जाता है फाइबर, वाटर, ये सब एसेंशियल है। नाउ व्हाट आर द फूड सोर्सेज दैट प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी? लिस्ट ऑफ यू। कौन से ऐसे फूड सोर्सेज है जिनमें वाटर कंटेंट ज्यादा है? जैसे वाटरमेलन, योगर्ट, ओटमील, स्ट्रॉबेरीज, सूप, टमेटोज, ये सारे क्या है, इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है। अगर ये हम खाते हैं तो हमारी बॉडी को इनके बेनिफिट्स के साथ साथ वाटर कंटेंट भी मिलता है। ओके, नाउ नो अ साइंटिस्ट कोलथर गोपालन 1918 to 2019 इनिशिएटेड न्यूट्रिशन रिसर्च इन इंडिया। इन्होंने इंडिया में न्यूट्रिशन के ऊपर रिसर्च स्टार्ट की। ही एनालाइज्ड more than 500 Indian foods for their nutritional value and recommended an appropriate diet in the Indian context। 500 से भी ज़्यादा जो इंडियन फूड्स हैं उसके ऊपर इन्होंने न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है उसकी, और भी न्यूट्रिशन के ऊपर रिसर्च किए और एक अप्रोप्रिएट डाइट बताई कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ के लोगों के लिए कौन सी डाइट अप्रोप्रिएट है, उसके बारे में इन्होंने बताया। ही लेड सर्वेज ऑन द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द इंडियन population, identifying widespread deficiencies in protein, energy and other food components। उन्होंने इंडियन पॉपुलेशन का भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी सर्वे किया जिसमें उन्होंने पता किया कि कहाँ कहाँ पर कौन सी कमी है, जैसे प्रोटीन से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड और अदर फूड कंपोनेंट से रिलेटेड। दिस लेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम इन 2002, नाउ अ पीएम पोषण इनिशिएटिव, टू प्रोवाइड बैलेंस फूड इन द गवर्नमेंट रन एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल ऑफ आवर कंट्री। सो उन्हीं के इनिशिएटिव से जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें प्रोग्राम चलता था। 2002 में स्टार्ट हुआ मिड डे मील प्रोग्राम, जिसमें बच्चों को स्कूल में ही एक बैलेंस डाइट दिया जाता था। अब उसे हम पीएम पोषण इनिशिएटिव बोलते हैं। दिस स्कीम हैज प्लेड अ रोल इन इम्प्रूविंग द हेल्थ एंड द न्यूट्रिशन ऑफ मिलियन ऑफ चिल्ड्रन नेशन वाइड।
इस स्कीम की वजह से बहुत सारे यानी लाखों जो बच्चे हैं हमारे देश के, उनकी हेल्थ को बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मिला और उनकी न्यूट्रिशनल जो स्टेटस है उनकी हेल्थ में वो भी अच्छा हुआ। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं। सो लेट अस फाइंड आउट विच न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन वेरियस फूड आइटम्स। किस फूड आइटम में कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, इसको हम कैसे पता करेंगे, चलिए देखते हैं। Some nutrients like starch, a type of carbohydrate, fat, and protein can be detected using fairly simple tests, while others can be detected only in well-equipped laboratory. Let us explore how we can detect the presence of starch, fat and protein in some food items. So जो भी nutrients हमने पढ़े जैसे कि carbohydrates, fat, proteins, इन सबको हम food items में easily detect कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हम डिटेक्ट करने के लिए लेबोरेटरी में ही कर सकते हैं, बाकी तो यहाँ पे स्टार्च जो दिया है, स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस फूड में स्टार्च पाया जाता है, फैट पाया जाता है और किस में प्रोटीन पाया जाता है। तो सबसे पहले हम टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च का टेस्ट कैसे करते हैं कि किसी भोजन में या किसी फूड कंपोनेंट में स्टार्च है कि नहीं। तो यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है, लेट अस इन्वेस्टिगेट, चलिए पता करते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ food items such as slice of potato, cucumber, bread, some boiled rice, boiled gram, crushed peanuts, oil butter and crushed coconut. You can take other food items too for testing. So आपको इनमें से कोई सा भी फूड आइटम लेना है जो भी यहाँ पर दिया गया है। Now place a small piece of each item on a separate dish. और हर बर्तन में जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं छोटे छोटे स्लाइसेस हर फूड आइटम्स के रखने हैं, छोटे छोटे पीसेस रखने हैं। Now with the help of a dropper, put 2 to 3 drops of diluted iodine solution on each food item. Then observe if there are any changes in the color of the food items. Have they turned blue black? Record your observation in table 3.3. A blue black color indicates the presence of starch. अब जो भी फूड आइटम्स आपने लिए उसके ऊपर आपको 2-3 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन की डालनी है। सो आयोडीन सोल्यूशन को आप प्रैक्टिकली अपने स्कूल के लेबोरेटरी में देख सकते हैं। सो ऐसे जैसे यहाँ दिखाया गया है, आलू की स्लाइसेस लिए, इस पे अगर हम आयोडीन का ऐसा सोल्यूशन डालेंगे सो इसका कलर कैसा हो रहा है, ब्लू या ब्लैक हो जाएगा डालते ही, है ना। सो जैसे ही हम आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे इन सभी फूड आइटम्स पे, तो जिसमें भी स्टार्च प्रेजेंट होगा उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू या ब्लैक कलर का वो हो जाएगा, है ना। सो ऐसे आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि पटेटो पे डालेंगे तो ऐसे ब्लू ब्लैक हो गया, ब्रेड पे भी हो जाएगा, फिर यहाँ देख सकते हैं राइस पे भी हो जाएगा। सो ऐसे आपको हर फूड आइटम पे सर्च करना है। ओके, नाउ किसी भी फूड आइटम में फैट है या नहीं, लेट्स टेस्ट फॉर फैट। लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक अ स्मॉल पार्ट ऑफ फूड आइटम दैट यू टेस्टेड फॉर द presence of starch in activity 3.5. Place each food item on a separate piece of paper. Wrap the paper around the food and press it. Be careful not to tear the paper. If a food item contains a little water, allow the paper to dry. देखिए, आपने अभी जिन फूड आइटम्स पे स्टार्च का टेस्ट किया है उन्हीं में से कुछ फूड आइटम्स को आपको एक पेपर पे रखना है, उसको रैप करना है यानी फोल्ड कर देना है पेपर के अंदर और थोड़ा सा प्रेस करना है आराम से ताकि पेपर फटे नहीं, है ना। फिर थोड़ी देर बाद आपको उसे ओपन करना है, फिर आप क्या देखोगे, डज द पेपर डेवलप एन ऑयली पैच, क्या उसके ऊपर ऑयली तेल जैसा पैच आपको दिख रहा है। व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन फॉर दिस पैच। जिस भी फूड आइटम में आपने वो ऑयल पैच देखा तो इसका क्या रीजन हो सकता है। इफ ऑयल or butter is present in food item, it leaves an oily patch on the paper. So अगर किसी भी फूड आइटम में तेल है या बटर का प्रेजेंस है तो वो पेपर पे ऑयली पैच छोड़ता है। Now hold the paper against light. Can you see the light faintly shining through this patch? An oily patch on paper shows that the food item contains fat. Which of these food contains fat? Record your observation in table 3.3. आगे टेबल 3.3 है, उसमें हम सभी फूड आइटम्स के बारे में बताएंगे कि किसमें स्टार्च है, किसमें फैट है, किसमें प्रोटीन है, किसमें कौन सा नहीं है। ओके, सो यहाँ पर हमने फैट के बारे में क्या पढ़ा कि जिन भी भोजन में जिस भी फूड आइटम में अगर ऑयल है, बटर है, तो आप उसको अगर पेपर में रैप करते हैं, थोड़ा सा प्रेस करते हैं, उसको ओपन करेंगे तो उस पर ऑयली पैच आ जाता है। और जब आप उसको लाइट के सोर्स के आगे ले जाएंगे तो उसमें आपको इस तरीके से, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, एक ट्रांसपेरेंट सा एरिया दिखेगा जहां से लाइट पास ऑन हो सकती है। तो ऐसा पैच अगर आपको दिख रहा है इसका मतलब आपके फूड आइटम में फैट है। नाउ
लेट अस इन्वेस्टिगेट। अब फूड आइटम में प्रोटीन है कि नहीं उसको कैसे करेंगे टेस्ट। सो दिस एक्टिविटी में बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। आपको ये स्कूल में करके भी दिखाया जाएगा। ओके, टेक द फूड आइटम्स टेस्टेड इन प्रीवियस एक्टिविटीज, मेक अ पेस्ट और पाउडर ऑफ द फूड आइटम्स यूजिंग पेस्टल एंड मोर्टार। आपको क्या करना है, जो भी फूड आइटम आपने पहले टेस्ट किए उन्हीं को फिर से लेना है और उसको पेस्टल एंड मोर्टार मतलब कि उसको कूट लेना है या फिर पीस लेना है सारे फूड आइटम को। नाउ पुट अबाउट हाफ टी स्पून ऑफ ईच फूड आइटम इन अ सेपरेट क्लीन टेस्ट ट्यूब। इस तरीके से कांच की जो नलियां होती हैं इनको हम टेस्ट ट्यूब कहते हैं। लेबोरेटरी में आप देखते होंगे तो हमें अलग अलग टेस्ट ट्यूब में अलग अलग फूड आइटम जो हमने अभी पीस के रखे हैं उनको रख देना है, हाफ हाफ टी स्पून। नाउ एड 2 to 3 टीस्पून ऑफ वाटर टू ईच टेस्ट ट्यूब। हर टेस्ट ट्यूब में हमें 2 से 3 बूंद क्या डालना है, पानी का डालना है। एंड देन शेक देम वेल, और उसके बाद उसको शेक करना है। एड 2 drops ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टू ईच टेस्ट ट्यूब यूजिंग अ ड्रॉपर। फिर ड्रॉपर की हेल्प से, जैसे आप यहाँ मैम को देख सकते हैं वो कर रही हैं, ड्रॉपर की हेल्प से आपको 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की डालनी है। कॉपर सल्फेट, आयोडीन सॉल्यूशन, ये सब सॉल्यूशन आपको आपके लैब में अच्छे से देखने को मिलेगा। नाउ टेक अनदर ड्रॉपर एंड ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन टू ईच टेस्ट ट्यूब। उसके बाद हर टेस्ट ट्यूब में जिसमें भी आपने फूड रखा है, हर टेस्ट ट्यूब में आपको 10-10 ड्रॉप डालनी है कास्टिक सोडा सॉल्यूशन की। उसके बाद शेक वेल एंड लीव द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स। उसके बाद आपको टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा शेक करके और कुछ मिनट्स के लिए उसको छोड़ देना है। ऐसा करने के बाद क्या होगा, चलिए आगे पढ़ते हैं। सो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, डिड द कंटेंट ऑफ सम टेस्ट ट्यूब्स टर्न वायलेट। दिस वायलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम्स। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3। जब आप थोड़ी देर टेस्ट ट्यूब को छोड़ देंगे तो जिस भी फूड आइटम में प्रोटीन होगा सो उसका कलर कैसा आ जाएगा, वायलेट कलर का आ जाएगा। राइट, सो जो भी ऑब्जर्वेशन आपका होगा वो 3.3 टेबल में आपको लिखना है। नाउ व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम टेबल 3.3। अब टेबल 3.3 में हमने सारा डेटा लिख लिया एक बार को, अभी हम करेंगे अभी के लिए। विच फूड आइटम शोज प्रेजेंस ऑफ मच मोर देन वन न्यूट्रिएंट। विच फूड आइटम शोज द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन्स एंड फैट। पीनट शोज द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन्स एंड फैट। सो आप जब उस टेबल को देखेंगे तो उससे आप पता कर सकते हैं कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसमें दोनों कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन भी है फैट भी है, किसमें एक से ज्यादा है। राइट, सो दिस इंडिकेट्स दैट एनी फूड विच वी ईट में कंटेन मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स। इज देयर अ फूड आइटम दैट लैक्स any of these nutrients? Which of these food do you consume daily? Try to find out other foods that are good sources of starch, fats and proteins. So बहुत से फूड आइटम्स ऐसे भी होंगे जिनमें इन तीनों में से कुछ नहीं मिलेगा, या जिसमें 2 चीजें नहीं मिलेंगी एक कोई चीज मिलेगी। राइट, तो हमें डेली बेसिस पे कौन सी ऐसी चीजें कंज्यूम करनी चाहिए जिससे कि हमें सारी चीजें मिल सके नीडेड क्वांटिटी में। राइट, सो चलिए हम टेबल देख लेते हैं एक बार 3.3 और ट्राई करते हैं इस पूरे टॉपिक को एनालिसिस करने के लिए। लेकिन उससे पहले जब आप टेस्ट करेंगे ना तो कुछ प्रिकॉशंस दिए हुए हैं कि दीज केमिकल्स आर हार्मफुल एंड नीड टू बी हैंडल्ड विद केयर। डू नॉट टच एनी ऑफ दीज केमिकल्स अनलेस आस्क्ड टू डू सो। ये जो भी केमिकल्स आप यूज करेंगे लेबोरेटरी में, स्कूल में या कहीं पर भी टेस्ट करने के लिए, ये हार्मफुल होते हैं। जब तक आपको कहा ना जाए इनको टच नहीं करना है। इफ एनी केमिकल गेट्स स्पिल्ड ऑन योर बॉडी, इमीडिएटली वॉश द अफेक्टेड एरिया विद वाटर। अगर गलती से कोई केमिकल आपकी बॉडी के किसी पार्ट पे गिर जाता है तो हमें तुरंत पानी से उसको धो लेना चाहिए उस एरिया को। डू नॉट पुट एनी ऑफ दीज केमिकल्स इन योर माउथ और ट्राई टू स्मेल देम। ना किसी केमिकल को आपको स्मेल करने की कोशिश करनी चाहिए, ना ही उसे खाना या ड्रिंक करना चाहिए। अपने मुंह में तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, बहुत हार्मफुल होते हैं। ओके, प्लीज कीप दीज प्रिकॉशंस इन योर माइंड व्हाइल डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज। चलिए अब टेबल 3.3 देखते हैं। एक्सप्लोरिंग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन वेरियस फूड आइटम्स। जो भी अभी हमने पढ़ा ना उसी को यहाँ पर समरी फॉर्म में दिया हुआ है। सो नेम ऑफ फूड आइटम्स दिए हुए हैं, कलर ऑफ फूड आइटम्स बिफोर और फॉर स्टार्च टेस्ट। आपने स्टार्च का टेस्ट किया होगा या कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं स्टार्च को। सो बिफोर आयोडीन टेस्ट कैसा कलर था फूड आइटम का, और आफ्टर आयोडीन टेस्ट कैसा कलर था वो मेंशन करना है। फिर ऑयली पैच, फैट के लिए क्या देखा था हमने कि ऑयली पैच आ जाएगा पेपर पे, है ना। सो आपने क्या प्रिडिक्ट किया था कि इस फूड आइटम में ऑयली पैच है तो यस लिखेंगे, नहीं किया था तो नो करेंगे। फिर जब आपने टेस्ट किया तो ऑब्जर्वेशन क्या आया, यस या नो, तो वो बताएंगे। फिर कलर ऑफ द फूड आइटम फॉर प्रोटीन टेस्ट। प्रोटीन टेस्ट से पहले क्या कलर था फूड आइटम का या फिर बाद में क्या कलर था वो बताएंगे।
कि वायलेट कलर आया या नहीं आया। ओके, देन एट लास्ट व्हाट यू विल डू, अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो यस लिखेंगे, नो लिखेंगे। मैं यहाँ पर टिक और क्रॉस दूंगी, आप अपने हिसाब से लिख लेंगे क्योंकि स्पेस कम है ना इसलिए। फिर फैट प्रेजेंट है तो यस, नहीं तो नो। फिर प्रोटीन प्रेजेंट है तो यस या नो। तो चलिए एक एक करके जो नीचे फूड आइटम्स दिए गए हैं पता करते हैं कि उसमें कौन सा फूड कॉम्पोनेंट अवेलेबल है। एक और चीज, कभी कभी क्या होगा, जैसे कि एक ब्रेड का एग्जांपल लेते हैं, इसमें कुछ मात्रा में प्रोटीन या बहुत कम मात्रा में आपको फैट या जो भी चीजें हैं वो देखने को मिलेंगी, लेकिन हर फूड कंपोनेंट्स का मेजर क्या कंपोनेंट है, मेजरली उसमें फैट है, प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट्स है यानी स्टार्च है, उसी को हम लिखेंगे। ऐसा नहीं मान लो 100 ग्राम की कोई चीज है उसमें 0.001 कोई चीज पाई जा रही है तो वो भी हम मेंशन करेंगे। तो हम ब्रॉड कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे हैं। ओके, सो पटेटो अगर आप लेंगे तो आयोडीन टेस्ट से पहले उसका कलर होगा लाइट ब्राउन, और आयोडीन डालते ही इस टेस्ट का क्या कलर हो जाएगा, उसका ब्लू ब्लैक। तो ये क्या शो करता है, इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। लेकिन ऑयली पैच आएगा क्या, नो नो। लेकिन वही आप पटेटो चिप्स लेंगे और उसको रैप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यस फैट उसमें है, क्योंकि ऑयल की मात्रा आ जाती है अगर आप पेपर पे रखेंगे तो, राइट। लेकिन हम सिंपल पटेटो की बात कर रहे हैं तो इसमें ऑयल पैच नहीं आएगा, तो फैट नहीं है। प्रोटीन भी इसमें नहीं है क्योंकि जब आप इस पे कास्टिक सोडा और जो भी प्रोटीन का टेस्ट है वो करेंगे तो कलर इसका वायलेट नहीं आएगा। ओके, सो रॉन्ग। देन क्यूकम्बर, ये लाइट ग्रीन कलर का होता है, इसमें आयोडीन टेस्ट आप करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, फिर ऑयली पैच भी नहीं होगा और इसमें प्रोटीन में भी कलर का चेंज नहीं आएगा, तो तीनों में क्रॉस लगाएंगे। वैसे क्यूकम्बर में थोड़ा सा स्टार्च का मात्रा हो सकता है, लेकिन हम थोड़ी चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, मेजर कंपोनेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। ओके, देन बॉइल्ड राइस व्हाइट कलर का होगा, जब आप आयोडीन सॉल्यूशन से स्टार्च का टेस्ट करेंगे तो ये ब्लू ब्लैक टर्न हो जाएगा, फैट इसमें नहीं होगा और प्रोटीन भी नहीं होगा। सो यहाँ हम टिक लगाएंगे, बाकी दोनों में क्रॉस। देन बॉइल्ड ग्राम, चने लेंगे आप उबले हुए, लाइट ब्राउन कलर के होंगे, बाद में आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, फैट भी इसमें नहीं होगा। और जब आप प्रोटीन टेस्ट करेंगे तो देखेंगे कि पहले इसका कलर लाइट ब्राउन था, लेकिन जैसे ही आपने प्रोटीन टेस्ट किया तो इसका कलर वायलेट हो गया, इसका मतलब इसमें प्रोटीन है, बाकी दोनों चीजें नहीं है। फिर पीनट में ये लाइट ब्राउन कलर का है, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा आप अगर आयोडीन टेस्ट करेंगे, यानी स्टार्च नहीं है, इसमें फैट है। और जो प्रोटीन का टेस्ट आप करेंगे तो पहले लाइट ब्राउन कलर का होगा, फिर ये वायलेट कलर में चेंज हो जाएगा, तो फैट और प्रोटीन है, स्टार्च नहीं है। फिर ब्रेड का मैंने आपको एग्जांपल अभी बताया, लाइट ब्राउन कलर का होगा, ये ब्लू ब्लैक टर्न हो जाएगा आयोडीन टेस्ट के बाद, यानी स्टार्च है, लेकिन इसमें फैट नहीं है और प्रोटीन नहीं है। इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में पैकेट्स पे लिखे होते हैं, लेकिन हम मेजर चीजों को यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, देन बटर, बटर में स्टार्च का टेस्ट फेल होगा, मतलब कोई चेंज नहीं होगा कलर में, पहले येलो रहेगा और बाद में कोई चेंज नहीं होगा। और फैट तो होगा ही, बटर घी ये हमने देखा था पेपर पे, इसके ऑयली पैच आएंगे और प्रोटीन इसमें नहीं होगा, तो दोनों में क्रॉस आएगा, सिर्फ फैट में यस आएगा। ओके, देन कोकोनट क्रश पाउडर जो होगा वो पहले व्हाइट होगा, स्टार्च टेस्ट करोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन उसमें ऑयली पैच आएगा, ऑयल की मात्रा उसमें होती है, तो फैट है, प्रोटीन उसमें नहीं होगा। ओके, सो इस तरीके से हमने ये टेबल कंप्लीट कर ली है। सो यही सारे पॉइंट्स जो अभी हमने टेबल में दिखे, मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिख देती हूँ ताकि आपको ईजी हो पढ़ने में, या अगर आंसर लिखना हो कि पटेटो में क्या होता है क्या नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं। सो पटेटो कंटेन स्टार्च, इट टर्न्स ब्लू ब्लैक विद आयोडीन, नो ऑयली पैच और प्रोटीन चेंज एक्सपेक्टेड। ओके, क्यूकम्बर में स्टार्च नहीं होता है, फैट भी नहीं होता, प्रोटीन भी नहीं होता। बॉइल्ड राइस में स्टार्च होता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है इसका कलर आयोडीन टेस्ट से, प्रोटीन नहीं होता है और हमने चेंज एक्सपेक्टेड भी नहीं किया था। बॉइल ग्राम में प्रोटीन होता है, पर्पल कलर इसका हो जाता है, स्टार्च और फैट नहीं होते। पीनट में फैट और प्रोटीन होता है, ऑयली पैच आता है और पर्पल कलर का ये टर्न हो जाता है। बटर में फैट होता है, ऑयली पैच दिखाता है, लेकिन स्टार्च और प्रोटीन नहीं होते हैं। कोकोनट में फैट होता है, स्टार्च और प्रोटीन नहीं होते हैं। ओके, देन ब्रेड और चपाती में इट कंटेन स्टार्च कि ब्लू ब्लैक टर्न हो जाता है, फैट और प्रोटीन चेंज एक्सपेक्टेड। थैंक यू सो मच।